आगे हम समझते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनोइड किस तरह से बार मैग्नेट या मैग्नेटिक रोड जैसा बिहेव करता है। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि करंट को कैरिंग सोलेनोइड का मतलब है कि किसी सोलेनोइड से हम अगर इलेक्ट्रिक करंट आई पास करते हैं तो उस सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और करंट कैरिंग सोलेनोइड का एक एंड नॉर्थ या साउथ पोल और दूसरा एंड नॉर्थ या साउथ पोल, मतलब एक एंड नॉर्थ पोल एक एंड साउथ पोल जैसा बिहेव करता है। मैग्नेटिक बार में भी तो वैसे ही होता है ना। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी देखा था पिछले चैप्टर में कि करंट कैरिंग सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती कैसे हैं, और हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक बार मैग्नेट बनाता है वो कैसे बनती हैं वो भी जानते हैं, दोनों सिमिलर हैं। फिर भी हम एक ऐसी प्रॉपर्टी चूज करने वाले हैं कि मैग्नेटिक बार में मैग्नेटिक बार की एक्सियल लाइन पर रहे हुए किसी लोकेशन पर इस मैग्नेटिक बार के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्या उतना ही मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग सोलेनोइड में करंट कैरिंग सोलेनोइड की एक्सिस पर, एक्सियल लाइन पर रहे हुए किसी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि हम करंट कैरिंग सोलेनोइड को मैग्नेटिक रोड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कंपैरिजन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड विद बार मैग्नेट, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। क्या करंट कैरिंग सोलेनोइड में कोई ऐसा लक्षण मिलेगा जो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी या लक्षण जैसा होगा? चेक करते हैं। मैं सबसे पहले बनाता हूं करंट कैरिंग सोलेनोइड। ये देखो, मैंने एक करंट कैरिंग सोलेनोइड ये बना लिया। करंट पास कर लेते हैं। आई करंट पास किया, ये आई करंट निकल के बाहर आया। ये मैं एक्सिस बनाता हूं सोलेनोइड का, ये रहा। इस एक्सिस पर लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं। सपोज लोकेशन ए डिसाइड कर ली, और ये जो लोकेशन ए है ये एक्सियल लाइन पर रही हुई कोई लोकेशन है। किसके एक्सियल लाइन पर? इस सोलेनोइड के एक्सियल लाइन पर रही हुई एक लोकेशन पोजीशन है। देखो, ये जो टोटल लेंथ हम मानते हैं मैग्नेटिक डायपोल की 2L मानते हैं। यहां पर भी हमने करंट कैरिंग सोलेनोइड की लेंथ 2L मानी। करंट कैरिंग सोलेनोइड का मिड पॉइंट ले लो। सपोज ये रहा मिड पॉइंट, और ये रही एक तरह से इक्वेटोरियल लाइन। इस मिड पॉइंट से इस लोकेशन ए का डिस्टेंस हमने कितना माना? R। ये मान लो कि ये डिस्टेंस है R। ये अच्छा, करंट कैरिंग सोलेनोइड का जो हाफ पोर्शन है उसका लेंथ कितना होगा? सीधी सी बात है, L होगा। ये भी L होगा। ठीक है, ये सभी हमने डायमेंशंस लिख लिए हैं। और हाँ, एक चीज कि ये जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है ना, इसमें जो कॉइल्स हैं इनका रेडियस कैपिटल R मान लो, ये मान लिया। ठीक है, अगर ये कैपिटल R है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लो। A क्या होगा? पाई R² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इस करंट कैरिंग कॉइल की टर्न डेंसिटी कितनी है? N है। ये टर्न डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सोलेनोइड पर यूनिट लेंथ। तो किसी भी लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं? कैपिटल N होते हैं, और वो होते हैं टर्न डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब हम क्या करते हैं, इस मिड पॉइंट से x डिस्टेंस दूर, यहां पर मैंने x डिस्टेंस दूर, सपोज इस लोकेशन पर मैंने एक छोटी सी लेंथ ले ली dx। ठीक है, छोटी सी लेंथ हमने मानी dx। ठीक, dx एक एलिमेंटल लेंथ है, बहुत लाइकली इक्वल टू 0, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है। तो इतनी छोटी सी लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कितने? तो लेंथ के बदले कितनी लेंथ है? dx लेंथ है। इस dx लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स
वो इतने होंगे। इसको मैं dn लिखे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। छोटी सी लेंथ में कुछ संख्या में छोटी सी संख्या में नंबर ऑफ कोइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें, सोलेनोइड में। अच्छा, एक पुराना फॉर्मूला याद दिलाता हूं कि मान लो हमारे पास में एक CCC करंट कैरिंग कॉइल है, इसके अंदर करंट I पास होता है। इस कॉइल का सेंटर पॉइंट ये रहा, इस कॉइल का रेडियस कैपिटल R है, और इस सेंटर पॉइंट से एक्सियल लाइन पर, मतलब कि एक्सिस पर, मान लो कि x डिस्टेंस दूर, यहां पर मैं कैपिटल X लिख देता हूं, ठीक है। ये स्मॉल x है, ये कैपिटल X है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कैपिटल X जितना दूर यहां पर आकर के इधर, यहां पर कोई लोकेशन है, तो इस लोकेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या था, ये हम डिराइव कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो वो है μ0/4 पाई 2I, ये जो करंट पास हो रहा है ना एक सिंगल कॉइल से, वो मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि πr², एरिया ऑफ द लूप कहेंगे ना, डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2। किसको किसको ये याद आया, ख्याल में आया फॉर्मूला, हाथ ऊपर करो भाई, मैं तो देख नहीं पाऊंगा, खुद ही देख लेना किसके हाथ ऊपर है। अच्छा जी, अब देखो बेटा, यहां पर एक सिंगल कोइल के कारण, एक सिंगल टर्न के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यदि मैं कहूं कि यहां पर इतनी संख्या में, NDX की संख्या में अगर कोइल्स हों, तो यहां पर एक कोइल नहीं होकर के कुछ NDX की संख्या में कोइल हैं। तो यहां पर मैं संख्या ले देता हूं, NDX की संख्या। तो इतने नंबर में अगर कोइल हो तो सिंगल कोइल के लिए इतना, तो इतने नंबर ऑफ कोइल हो तो मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, यही कर दो मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अब देखो वापस यहां पर आते हैं, यहां पर नंबर ऑफ कोइल्स कितने हैं, यहां पर जो नंबर ऑफ कोइल्स, मैं ये जो x लिख रहा हूं ना, इसको मुझे कैपिटल लिखना चाहिए, ये मैं कैपिटल लिख रहा हूं, ठीक है ना, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर से अब ये तो कुछ ऐसा लग रहा है, ये प्लस प्लस जैसा साइन लग रहा है, ठीक है। अब ये ना, यहां पर देखिए NDX जितने टर्न यहां पर है, ठीक है। अब NDX जितने टर्न यहां पर है, तो इन टर्न्स के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो टोटल टर्न में से छोटे से कुछ टर्न्स के कारण, छोटी सी संख्या के कुछ टर्न्स के कारण, या टोटल लेंथ में से छोटी सी लेंथ dx में रहे हुए कुछ टर्न्स के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनेगा। सेम फॉर्मूला यूज करो, μ0/4 पाई 2IA, करंट तो I पास कर रहे हैं ना, ये ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि हमने कोइल का जो ये ईच एंड एवरी जो कोइल थी ना, ईच एंड एवरी टर्न, उसका रेडियस तो कैपिटल R माना हुआ था। नीचे आ जाओ, लिखो कैपिटल R, ये लिखा। अब यहाँ पर बात आती है कैपिटल X की। कैपिटल X क्या होता है, ये जो DX लेंथ में रही हुई कोइल्स हैं, NDX संख्या की कोइल्स हैं, उनसे लोकेशन A का डिस्टेंस कितना, ठीक है, वो है कैपिटल X। तो यहाँ पर हम कैपिटल X के बदले क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम कैपिटल X के बदले लिखने वाले हैं ये लेंथ, हमको ये लेंथ लिखनी है, और ये लेंथ कितनी होगी, देखो टोटल लेंथ करंट कैरिंग सोलेनोइड के मिड पॉइंट से लोकेशन A पर की जो लेंथ है वो R है। अच्छा, इसमें से अगर मैं ये जो L लेंथ को माइनस कर दूं, सॉरी X लेंथ को माइनस कर दूं, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है, X है ना, X डिस्टेंस है, मिड पॉइंट से ये X डिस्टेंस है, तो ये X डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूं, तो मुझे DX लेंथ से या DX लेंथ में रहे हुए नंबर ऑफ टर्न से लोकेशन A का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा R माइनस एक्स। तो वास्तव में जो ये R माइनस एक्स है ना, वो ये X है, कैपिटल X, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो समझ गए ना। तो हमने कैपिटल X के बदले यहाँ पर क्या लिया है, R माइनस एक्स, और क्यों लिया समझ में आ गया। हमारा तो बस एक ही काम था, हमें तो नंबर ऑफ टर्न से लोकेशन A का डिस्टेंस देखना था। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, इन नंबर ऑफ टर्न से, कहाँ, DX लेंथ में रहे हुए नंबर ऑफ टर्न से हमको डिस्टेंस देखना है A का। टोटल लेंथ है R, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ दी करंट कैरिंग सोलेनोइड से डिस्टेंस लोकेशन A का है R,
और उसमें से आप ये x डिस्टेंस घटा दो तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r माइनस एक्स मिल गया। ये r माइनस एक्स डिस्टेंस यहाँ पर x था। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा x के बदले? r माइनस एक्स की पावर, ये आर स्क्वायर भी लिखना था और r माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब कैपिटल X का स्क्वायर लिखना था ना ये, और टोटल का फिर स्क्वायर सॉरी 3/2 की पावर 3/2। अब देखो बच्चों, आप लोग तो हो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, तो आप लोगों की सुविधा के लिए भारत सरकार बहुत सहज बहुत जागरूक है, ठीक है। तो क्या फैसला लिया भैया, छोटे छोटे बच्चों के लिए फैसला लिया गया कि आपका सिलेबस सरल बन जाए, आपको आपकी समझदारी बेसिक लेवल पर डेवलप हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ये माना गया है कि ये जो मिड पॉइंट ऑफ द सोलेनोइड है ना, वहां से लोकेशन ए का जो डिस्टेंस r है ना, ये डिस्टेंस r बहुत बड़ा है लेंथ ऑफ सोलेनोइड के मुकाबले, ठीक है। और दूसरी बात कि यही डिस्टेंस r बहुत बड़ा है x के मुकाबले, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस r है ना, ये बहुत बड़ा है रेडियस ऑफ कॉइल्स के आगे, ठीक है। तो ऐसे केस में इस फॉर्मूला में, अरे हम लोग यहाँ पर एन डी एक्स लिखना तो भूल ही गए, यहाँ पर लिखो एन डॉट डी एक्स, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ टर्न्स है ना यहाँ पर, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ना, इस फॉर्मूले में देखना, हमको आर तो बहुत बड़ा है, मतलब कि जो लोकेशन ए का डिस्टेंस है कोइल से बहुत दूर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x को और कैपिटल R को हमें हटाना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो x है ना, इसको हम जीरो मानते हैं, इनको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर कैपिटल R को भी हम जीरो माने लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 2IA अपॉन, ये r स्क्वायर हटाना पड़ेगा, यहाँ पर केवल r बचेगा, ये भी जीरो हो जाएगा, x को हटा दिया जीरो हो गया, r की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, मतलब r की पावर 3 इंटू एन डी एक्स ही आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम ये बोलेंगे कि अगर हमको इस लोकेशन ए पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इन सभी टर्न्स के कारण बनने वाला, इन सभी टर्न्स का जो कलेक्टिव इफोर्ट है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी लोकेशन ए पर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कर दे इंटीग्रेशन, तो टोटल जो बी मिलेगा कहाँ पर, एक्सियल लाइन पर। इंटीग्रेशन करो बच्चा, म्यू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0/4 2IA अपॉन r³ एन डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लोगे, चलो x इज इक्वल टू एल तक ले लो, एल से ले लो, और आप माइनस एल तक ले लो, ठीक है। मतलब हम यहां से लेकर के सॉरी ये काम करते हैं ना, यहां से ले लो उल्टा, x इज इक्वल टू माइनस एल मानो। अगर आपने x इज इक्वल टू माइनस एल माना तो आपको कहां पर आना पड़ेगा, यहां पर आना पड़ेगा, इधर, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन के लेफ्ट साइड में। और x इज इक्वल टू माइनस एल से लेकर के x इज इक्वल टू प्लस एल तक, आप ये आइए 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 यहां तक, प्लस एल तक, यहां तक आ जाओगे आप, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक जो ये टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ के अंदर जितनी भी कोइल्स हैं, उन सभी कोइल्स के कारण कलेक्टिवली लोकेशन ए पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो पता करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें x इज इक्वल टू माइनस एल से लेके x इज इक्वल टू प्लस एल तक इंटीग्रेशन करना है। चलो इसमें जहां भी जो फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं उनको पहले देख लेते हैं। म्यू 0/4 ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, I करंट कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, A क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या नहीं है, कांस्टेंट ये नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी इसके रिस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करते हैं।
तो नए पेज पर मैं फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूँ। बी एक्सियल टोटल मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे ये डी बी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो इंटीग्रेशन करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस एल से लेके x इज इक्वल टू प्लस एल तक, म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई 2 IA अपॉन आर क्यूब इंटू एन डी एक्स, ऐसा था ना। अच्छा, तो कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई 2IA अपॉन आर क्यूब इंटू एन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है भैया, ये तो x होता है माइनस एल से लेके एल तक। तो ये हो जाएगा म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई 2IA अपॉन आर क्यूब एन इंटू, एक बार आप x का वैल्यू l लिखो और माइनस लिख करके एक बार आप x का वैल्यू माइनस l लिखो, कुछ ऐसे l माइनस माइनस l कितना हो गया 2l इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई 2IA अपॉन आर क्यूब n इंटू 2l, इतना मिला हमें बी एक्सियल टोटल। अब देखो बच्चों, आप ये जानते हो ना कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है I इंटू ए। अगर किसी करंट कैरिंग कोइल से, ये देखो करंट I पास हो रहा है और इस कोइल का एरिया अगर A है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये तो मैं लिख चुका हूं, चलो दोबारा लिख देता हूं, I इंटू ए बनने वाला है। अगर यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सपोज कैपिटल N है मान लो, तो यहां पर m टोटल कितना बनेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना बनेगा, एक कॉइल के लिए इतना था, इतने सारे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हो जाएगा I इंटू ए इंटू कैपिटल N, ठीक है। अच्छा, यहां पर आ जाओ, यहां देखो n इंटू 2l क्या होता है, तो हमको पता है कि जो ये सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड की जो टोटल लेंथ थी वो 2l थी और n तो इसकी टर्न डेंसिटी थी। टर्न डेंसिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ या पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर कैपिटल N कितना हो जाएगा, n इंटू 2l। इस n का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर ले जाके पुट कर दूं तो मुझे m टोटल कितना मिलेगा, वो मिलेगा I इंटू ए इंटू एन के बदले, कैपिटल N के बदले स्मॉल n इंटू 2l, ये लिखना है। अच्छा, अब देखो ये यहाँ पर देखो I कहाँ है, A कहाँ है, N कहाँ है, 2l कहाँ है, यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं। I ये रहा, A ये रहा, IA N स्मॉल n ये रहा, 2l ये रहा 2l, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, m टोटल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टोटल। चलो लिख दो, म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई m मतलब कि टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये सिंगल के केस में, सिंगल कोइल के केस में था, टोटल के केस में ये निकला हमारा, यहाँ पर हमने m टोटल लिख दिया, ओके। I इंटू ए इंटू के स्मॉल n इंटू 2 इंटू l, ठीक है जी। यहाँ पर ये 2 बच गया डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं एक मैग्नेटिक डायपोल बना लेता हूँ और साउथ नॉर्थ यहाँ पर इसका जो एक्सियल लाइन है, इस एक्सियल लाइन पर लोकेशन ए ले लेता हूँ और मिड पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है वो स्मॉल r ले लेता हूँ, तो इस लोकेशन पर, मतलब एक्सियल लाइन पर रहे हुए किसी लोकेशन पर मैग्नेटिक डायपोल, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया करता था वो बनाया करता था B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप कंपेयर कर लो इसके साथ, ये फॉर्मूला मिला है हमको करंट कैरिंग सोलेनोइड के केस में, और ये वाला जो फॉर्मूला मिला है वो हमको मैग्नेट के केस में मिला है, ठीक है। तो जब हम मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक बार के केस में इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रिकल करंट कैरिंग सोलेनोइड के इस फॉर्मूले से मैच करते हैं, तो पता चलता है कि दोनों की प्रॉपर्टी तो एक जैसी है। एक्सियल लाइन पर चाहे वो मैग्नेटिक बार हो या चाहे करंट कैरिंग सोलेनोइड हो, एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि
जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है वो मैग्नेटिक बार जैसा बिहेव करता है, और करंट कैरिंग सोलेनोइड का एक पोर्शन मतलब कि एक एंड साउथ पोल की तरह और एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक सोर्स क्या है? फ्लोइंग चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में तो रिलेशन है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो जैसे कि जहां पर मेरा ये पाम जाएगा, जहां पर मेरी ये हथेली जाएगी, अंगूठा जाएगा तो फिंगर्स भी तो साथ में जाएगी, फिंगर जाएगी तो अंगूठा भी साथ में जाएगा। हमको राइट हैंड लेना है, इस राइट हैंड को हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे बाय कीपिंग द थंब स्ट्रेट। अंगूठे को सीधा रखा। ठीक है। अगर कोई ये कहे कि अंगूठे की डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब कि फिंगर की तरह कर्ल होती हुई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर कोई कहे कि थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है ना वो फिंगर की डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है। तो अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड मानते हो तो इसको फिंगर्स को करंट मानना पड़ेगा, और अगर इसको करंट मानते हो तो फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड बताती हुई डायरेक्शन मानना पड़ेगा। ठीक है। तो बस यही है की पॉइंट। ठीक। अब आप चाहे थंब को ऐसे आप राइट हैंड को ऐसे रखो, राइट हैंड को ऐसे रखो, चाहे आप कैसे भी कर लो, कैसे भी घुमा लो, नियम तो वही है। ठीक है। मान लो कि कोई कहता है कि करंट की डायरेक्शन ये राइट की तरफ है, तो आप अगर राइट हैंड साइड में इस थंब की डायरेक्शन को रख लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसे घूमती हुई डायरेक्शन बनेगी, फिंगर्स जहाँ कर्ल कर रही है वो डायरेक्शन में। ठीक। तो आप चाहे कैसे भी घुमा लो, है ना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ राइट हैंड थंब रूल। सपोज करंट की जो डायरेक्शन है, एक करंट कैरिंग लूप के अंदर ये करंट की डायरेक्शन कुछ ये है। बच्चे लोग क्या करते हैं, वो रटने की कोशिश करते हैं, नॉर्थ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मत रटा करो। करंट की डायरेक्शन देख लो, यहां पर क्या है, ये रही करंट की डायरेक्शन। ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो मैं फिंगर की डायरेक्शंस को कर्ल करूंगा। ये मैंने फिंगर की डायरेक्शन को कर्ल किया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कर्लिंग है ना, फिंगर की डायरेक्शन को कर्ल किया तो जो ये मेरे थंब की डायरेक्शन बनती है ना ऊपर निकलती हुई पेज से, वो थंब की डायरेक्शन ऊपर निकलती हुई कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम दी पेज, उस डायरेक्शन को ऐसे दिखाते हैं डॉट बना करके। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड विल कम आउट फ्रॉम दी पेज। ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड के कमिंग आउट की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी होती है, ये तो पता है। तो मैंने ये जो कर्लिंग ली है ना, ये कर्लिंग राइट हैंड की लेनी है हमेशा, इसलिए तो इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। ठीक है। अब देखो दूसरा, मान लो कि ये जो करंट की डायरेक्शन है, इस करंट की डायरेक्शन को मैं कुछ ऐसे बना दूं तो सर ये तो क्लॉकवाइज बना रहे हो, मैंने फिर बताया ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात मत करो, आप तो नियम पे चलो। तो ये डायरेक्शन अगर करंट की है तो सबसे पहले ये सोचो कि ये करंट की डायरेक्शन को आप कहां सेट करोगे, राइट हैंड के थंब पर या राइट हैंड के फिंगर कर्लिंग फिंगर्स पर। अब ये तो गोल गोल घूम रहा है ना करंट, तो कर्लिंग फिंगर पर ही सेट कर लेते हैं। तो कर्लिंग फिंगर पर मैं सेट कर लिया ऐसे। ठीक है। देखो ये ऐसे तो सेट नहीं हुआ, मुझे इसे पलटना पड़ेगा, अब सेट हुआ। कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन में ये जो करंट है उसको सेट कर लिया। अब जो थंब की डायरेक्शन है इनवर्ड टू दी पेज, इनवर्ड टू दी पेज की डायरेक्शन को हम बताते हैं ऐसे क्रॉस करके, पेज के अंदर जाती डायरेक्शन। तो पेज के अंदर जाती डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, है ना। तो जब अंदर घुसती हुई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी तो सिंबल दिया ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर अंदर घुसती हुई है मतलब कि यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी अंदर घुसता हुआ है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इस इलेक्ट्रिक करंट को मैं इस पेज के इनवर्ड जाती डायरेक्शन में बना दूं तो ये है करंट। अब करंट इस पेज के अंदर ऐसे इनवर्ड जा रहा है, अंदर घुस रहा है। ठीक है।
सॉरी, ये डायरेक्शन तो कमिंग आउटवर्ड की होती है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं कमिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम पेज। और इस डायरेक्शन को हम क्या लिखेंगे, गोइंग इनसाइड, इनवर्ड, इनसाइड या इनवर्ड टू द पेज। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या है, बाहर निकलती हुई डायरेक्शन है, मतलब कमिंग आउटवर्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कमिंग आउटवर्ड है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, देखो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये कमिंग आउटवर्ड, बाहर निकलती डायरेक्शन है, तो हमें क्या करना है, बाहर निकलती डायरेक्शन में थंब रख लेना है। तो जो ये फिंगर कर्ल करेगी ना, फिंगर की जो कर्लिंग्स होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, ये ठीक है, ये बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। ठीक, अच्छा, अब ये जो करंट है, ये करंट अगर पेज से अंदर घुसता हुआ है, गोइंग इनसाइड टू द पेज, गोइंग इनसाइड की डायरेक्शन ये रही, ये डायरेक्शन गोइंग इनसाइड की, ये करंट पेज के अंदर जा रहा है, इसका मतलब थंब को आप पेज के अंदर भेजने की कोशिश करो, तो जो ये कर्लिंग की डायरेक्शन है, वो कर्लिंग की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से हम लोग है ना राइट हैंड थंब रूल का यूज कर लेते हैं। और अगर हमको करंट के बारे में पता है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता कर लेते हैं। और अगर मैग्नेटिक डायपोल की अगर कोई डायरेक्शन दे दे, सपोज ये डायरेक्शन दे दी कि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो आप करंट की डायरेक्शन भी बता सकते हो। ठीक है, बस ये रूल याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ एम, एम की डायरेक्शन वो होती है, डायरेक्शन ऑफ एम वो होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से निकलती हुई डायरेक्शन ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है।